हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लीकेशन। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सिटी का 2019 का न्यू सिलेबस का पेपर। ठीक है, अब देखो, अभी जो आप स्टडी कर रहे हो वो पेपर जो है वो यूनिवर्सिटी ने 2019 में जब सिलेबस चेंज किया था, ठीक है, तो उसका जो न्यू सिलेबस आया था उसका पहला पेपर ये था। अब उसके बाद तो देखो, कोरोना की वजह से एग्ज़ाम ही नहीं हुई है सेमेस्टर 1 की, तो ये एक ही पेपर है जो आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा। ओके, तो हो सकता है इस साल भी इसमें जिस हिसाब से क्वेश्चन है वो हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, चैप्टर ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि वही सेम क्वेश्चन पूछेंगे। जिस जिस चैप्टर से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं उस चैप्टर से क्वेश्चन आने का चांसेस है। ओके, तो देखो यहाँ पर एमकॉम सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन और नवंबर दिसंबर 2019 फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर 3। अब देखो, हमने जो भी कोर्स पढ़ा है ना अपने सिलेबस में, ठीक है, मैंने आपको जो पूरा कोर्स पढ़ाया उसके अंदर जितना भी चीज़ है जो आपने पढ़ लिया है अच्छे से, तो ये पूरा 50 आउट ऑफ 50 अच्छे से आप कवर कर पाओगे। ठीक है, बस लॉजिकल वे और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ आपने पढ़ाई किया है। ठीक है, जो हमने कोर्स में पढ़ा है उसमें आपने खुद भी कुछ लिखा हो, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए वो, और फिर उसका प्रैक्टिस किया है, तो आपको डेफिनेटली ये पेपर बहुत इजी लगेगा। और एक बात बताऊं इस पेपर की बहुत इंटरेस्टिंग, कि ये पेपर 2019 का जो है नवंबर का, उसमें मेरा एक स्टूडेंट है जिसने 49 मार्क्स स्कोर किया था। ठीक है, आउट ऑफ 50, मतलब इस पेपर में उसके 49 मार्क्स थे। ठीक है, देखते हैं, बहुत इजी पेपर है। यहाँ पर आपको दो सिचुएशन दे रखी है और दो सिचुएशन के हिसाब से आपको बोला है कंप्यूट करो इनकम जो टैक्सेबल होती है टोटल वो वाली, और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं भी जिस दिन मतलब ये पेपर मेरे हाथ में आया था ना फर्स्ट टाइम, तो मैं भी शॉक हो गया था। मतलब इतना इजी क्वेश्चन 6 मार्क्स में, कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, आपको सबसे पहले यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम लिख देना था। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। अब यहाँ पर पहले में जो सिचुएशन है ना वो 1 के लिए करूँगा। ठीक है, हमारे पास जो सिचुएशन है वो 1 है। ठीक है, तो उसकी कैलकुलेशन करूँगा। और ये दोनों सिचुएशन जो है ना वो अलग है। सिचुएशन का मतलब समझ में आ रहा है ना, उन लोगों ने केस 1 केस 2 दिया है। याद करो, मैंने आपको जब थियरी चढ़ाई थी ना ये सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड वाले चैप्टर की, तो मैंने ये सिचुएशन टू सिचुएशन आपको समझाया था कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो क्या होता है। ठीक है, हम उसमें केस लेते थे कि अगर इस तरीके से केस हुआ तो क्या होगा। ठीक है, तो वही चीज़ उन्होंने यहाँ पर पूछी थी, तो उस टाइम पे भी मैंने ये करवाया था और इसी टॉपिक को उन्होंने रिपीट कर दिया था पेपर के अंदर। देखो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉस ऐसा लिखा है, तो जो प्लस में लिखा है वो गेन है, सीधी बात है, और जो माइनस में लिखा है लॉस है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है पहले, और आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये गेन है और ये लॉस है। तो आपको यहाँ पर ये एक आइडिया तो है कि जैसे समझो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होता है, अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसमें से अगर मेरे को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉस को माइनस करना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को अगर माइनस करना है तो क्या मैं कर सकता हूं? बोला कि बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म का जो लॉस होता है वो लॉन्ग टर्म के गेन के सामने माइनस हो सकता है, और शॉर्ट टर्म का लॉस शॉर्ट टर्म के गेन के सामने भी माइनस हो सकता है। ठीक है, ये मैंने आपको थियरी कोर्स में पढ़ाया है। ठीक है, और आपको पता भी होगा। तो ये 1,20,000 जो है वो आप आउटर साइड यहाँ पर लिख दोगे। और दूसरा आपको बोला गया बिजनेस इनकम। अब देखो, बिजनेस इनकम नहीं है, बिजनेस में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और बिजनेस में लॉस हो रहा है 80,000।
अब बिजनेस का लॉस आपको पता है कि बिजनेस में अगर वो जो लॉस होता है ना, तो बिजनेस का लॉस आप किसके सामने सेट कर सकते हो? याद करो, मैंने कुछ सिखाया था कि अगर आपको बिजनेस में लॉस होता है तो बिजनेस का लॉस किसी भी इनकम के सामने सेट कर सकते हैं एक्सेप्ट सैलरी। एक्सेप्ट सैलरी, ऐसा मैंने आपको पढ़ाया है थियरी में, और ये थियरी पूछते भी आपको, ठीक है। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, इसकी थियरी पूछते हैं, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के ऊपर शॉर्ट नोट पूछते हैं आपको, ओके। तो आपको ये सब नियम जो मैंने पढ़ाए थे वही लिखने हैं, ठीक है। तो बिजनेस का लॉस जो है वो आप सेटअप कर सकते हो। और देखो, ये बिजनेस में के बारे में लिखा नहीं है तो हम समझेंगे कि ये नॉर्मल बिजनेस है। याद करो, ऐसा क्वेश्चन मैंने कोर्स में भी पढ़ाया कि नॉर्मल बिजनेस होगा। जब तक वो लोग लिखेंगे नहीं कि स्पेसिफाइड बिजनेस है या स्पेसिफिक बिजनेस है, जैसे 35 AD का जो बिजनेस होता है वो स्पेसिफिक बिजनेस होता है, और जो स्पेक्युलेटिव बिजनेस जो होता है, ठीक है, वो अगर बोला है तभी समझने का, कुछ नहीं बोला तो नॉर्मल बिजनेस समझने का, नॉन स्पेक्युलेटिव। और नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस किसी भी इनकम के सामने सेट कर सकते हैं एक्सेप्ट सैलरी। तो यहां पर लिखेंगे कि ये जो इनकम है, सॉरी ये जो लॉस है, उसको सेट ऑफ करेंगे, सेट ऑफ, एक सेकेंड, इसको सेट ऑफ करेंगे अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ओके। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब ये वाली जो लॉसेस है वो हम किसके सामने सेट कर देंगे? इधर, और लिख देंगे सेट ऑफ बिजनेस लॉस, ओके। और ये बिजनेस लॉस को सेट करने के बाद आपके पास फाइनली जो इनकम है वो बेटा 40,000 आ गया, ठीक है। और इसको करेंगे नील, और फाइनली जो आपका टोटल रहने वाला है वो रहने वाला है 40,000। ये आपकी इनकम हो गई, ये आपकी इनकम हो गई। तो पहला टॉपिक तो ये हो गया। अब सिचुएशन नंबर 2, ठीक है, लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, ठीक, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। और सिचुएशन नंबर 2, ठीक है। देखो, थोड़ा डिटेल में लिखना रखो, ठीक है, क्योंकि अगर चाहे तो 2 लाइन में भी क्वेश्चन लिख सकते, लेकिन 6 मार्क्स है तो थोड़ा अच्छे से लिखो। प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर प्रेजेंटेशन करवा रहा हूँ, तो अच्छे से प्रेजेंटेशन करोगे तो वो आपको एग्जाम में ही बेनिफिट देने वाला है। चलिए, 2 कॉलम बना लेंगे, एक इनर कॉलम एक आउटर कॉलम। देखो, यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, यहाँ पर शॉर्ट टर्म में गेन हो रहा है अभी, और यहाँ पर लॉन्ग टर्म में लॉस हो रहा है। तो शॉर्ट टर्म में गेन हो रहा है तो मैं पहले लिखूंगा यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो कि 1,10,000 हो रहा है, ठीक है बेटा। अभी यहाँ पर क्या लॉन्ग टर्म का जो लॉस है वो शॉर्ट टर्म में माइनस कर सकते हैं? लॉन्ग टर्म का जो लॉस है वो शॉर्ट टर्म के अगेंस्ट माइनस कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के गेन में से माइनस कर सकते हैं। बोले कि ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? एक नोट्स लिखनी पड़ेगी। क्या लिखना पड़ेगा? तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, ओके, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी, सॉरी यहां पर हम विल भी लिख देंगे, लॉस विल बी कैरी फॉरवर्ड, ओके। कैरी फॉरवर्ड रुपीस, कितना कैरी फॉरवर्ड करेंगे? कितना लॉस हुआ था? बोला कि 3 लाख का लॉन्ग टर्म में लॉस हुआ था, ठीक है।
तो 3 लाख का जो लॉस है वो आप कैरी फॉरवर्ड कर लोगे, और कितने साल के लिए? फॉर 8 असेसमेंट ईयर। ठीक है, देखो ये आना चाहिए, 8 साल के लिए आपको कैरी फॉरवर्ड करने को मिलता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो लॉस होता है वो 8 साल के लिए आपको कैरी फॉरवर्ड करने को मिलता है। तो ये नोट्स लिख दो, क्योंकि ये लॉस अब सेट ऑफ नहीं हो सकता, बिकॉज शॉर्ट टर्म का गेन है, इसीलिए वो लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता। अभी अपने पास बिजनेस इनकम में लॉस है, कितना है? 90,000। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, देखो ऐसे लिखना कि बिजनेस लॉस जो है ना, ये बिजनेस लॉस एक ऐसा लॉस है ना जो आपका सैलरी हेड है ना, सैलरी की जो इनकम है उसके अलावा कोई भी इनकम के सामने माइनस कर सकते। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर पढ़ा होगा, तो ये आप लेस कर दो, आपके पास सिर्फ 20,000 का आउटर साइड बचा। और यहाँ पर लिख देने का कि बिजनेस लॉसेस जो है, ठीक है, बिजनेस लॉसेस जो है वो 90,000 आया था, और ये लिखेंगे सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ओके, और ये कितना सेट किया? 90,000। पूरे के पूरा सेट हो गया, कोई भी कैरी फॉरवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, पूरा 90,000 लॉस जो है वो सेट अप हो गया, तो आपको कुछ भी कैरी फॉरवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक सेकेंड, ओके, और यहाँ पर टोटल करोगे तो आपका 20,000 का इनकम दिखेगा। ठीक है, देखो इसी हिसाब से अगर आप सॉल्व करोगे ना, तभी जाके आपको पूरे 6 मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। अगर आप इसमें कुछ भी शॉर्टकट में लिखने जाओगे, ठीक है, देखो लिखना हो तो 2 लाइन में भी पूरा क्वेश्चन लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन 6 मार्क्स ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे, आपको पूरा दिखाना पड़ेगा कि हम ये जो लॉसेस है वो किसके अगेंस्ट में सेट ऑफ कर रहे हैं, और अगर उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो कितने साल के लिए, ये सारे रूल्स लिखने पड़ेंगे, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल कौन सा है। ठीक है, देखो आप यहाँ पर 3 लाख का जो कैपिटल लॉस हो रहा था लॉन्ग टर्म में, वो हम सेट ऑफ नहीं कर सकते, ये सेट नहीं कर सकते, बिकॉज अपने पास लॉन्ग टर्म लॉस को सेट करने के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चाहिए, जो अभी तो नहीं है। तो इसको सीधा सीधा क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। और ये कैरी फॉरवर्ड है ना, वो असेसमेंट ईयर, ओके, 8 असेसमेंट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है। कैरी फॉरवर्ड जो होता है वो 8 असेसमेंट ईयर के लिए होता है। ओके, और ये आपका कंप्लीट हो गया। और ध्यान रखना, बिजनेस वाला जो लॉस है वो किसी भी इनकम के सामने तो सेट हो ही सकता है, एक्सेप्ट सैलरी। सैलरी हेड की इनकम के सामने सेट नहीं होता। ठीक है, चलिए तो देखो यहाँ पर एक और टॉपिक है जो आपको एग्जाम में पूछा था इस साल के पेपर में 4 मार्क्स में। क्या लिखना है आपको? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ पैन नंबर। ठीक है, अब देखो आप सब ने अपना पैन नंबर जो होता है ना, परमानेंट अकाउंट नंबर, जो इनकम टैक्स में ज़रूरत ही है। ठीक है, अगर आप रिटर्न फाइल करते हो तो आपको पैन नंबर लेना पड़ता है। तो अगर ये जो पैन नंबर है उसको ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे किया जाता है, उसकी एक प्रोसीजर है, और उस प्रोसीजर को इन्होंने 4 मार्क्स में पूछा था। ठीक है, तो देखते हैं हाउ टू अप्लाई द पैन कार्ड ऑनलाइन। तो यू कैन सबमिट योर पैन कार्ड एप्लीकेशन ऑनलाइन थ्रू द वन ऑफ द 2 पोर्टल। ठीक है, 2 पोर्टल से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आजकल। ठीक है, पहले एक पोर्टल था, अभी गवर्नमेंट ने दूसरा भी एक पोर्टल ला दिया। तो फर्स्ट इज NSDL। ठीक है, NSDL वाला पोर्टल है, मतलब NSDL की एक वेबसाइट है, पोर्टल मतलब एक वेबसाइट है। एंड द सेकेंड UTIITSL पोर्टल करके एक पोर्टल है, वहाँ से आप ऑनलाइन पैन कार्ड के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने अभी अपना पैन नंबर नहीं निकलवाया तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आफ्टर विजिटिंग द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एनी ऑफ द पोर्टल यू मस्ट कंप्लीट वन ऑफ द फॉलोइंग नॉर्म्स, मतलब फॉर्म 14
49A होता है। पता है पैन कार्ड का जो फॉर्म होता है ना वो 49A वाला फॉर्म होता है। जो इंडियन सिटीज़न, मतलब अगर आप इंडियन सिटीज़न है तो ये वाला फॉर्म भरना है, और अगर आप नॉन इंडियन सिटीज़न है, ठीक है, नॉन इंडियन सिटीज़न है तो आपको ये वाला फॉर्म भरना है। तो ये भी ध्यान रखना है। देखो हम तो इंडियन सिटीज़न ही है तो हम तो 49A वाला ही भरेंगे, ठीक है। मतलब फॉरेनर जो होते हैं उसको 49AA वाला फॉर्म भरना होता है। अब अप्लाई कैसे करना है, तो देखो यहाँ पर विजिट करना है NSDL वेबसाइट को और उसमें क्लिक करना है आपको एप्लीकेशन टाइप के पर। ओके, नेक्स्ट स्क्रीन, आप जब नेक्स्ट स्क्रीन पे अपीयर हो जाओगे तो उसके बाद यहाँ पर ये पूरी एक वेबसाइट पे फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं ना, जैसे आपने अपना जो यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिलअप किया होगा डिग्री का वगैरह का, तो बस उसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। चूज द टाइप ऑफ एप्लीकेशन डेट यू वांट टू सबमिट, ठीक है। जैसे अगर आपको 49A सबमिट करना है अगर आप इंडियन सिटीज़न है तो, और अगर आप 49AA सबमिट करोगे जब इंडियन सिटीज़न नहीं होते थे, ठीक है, फॉरेन सिटीज़न के लिए, तो आप वो वाला जो आपको वहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा वो चूज़ कर लेना। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी फ्रॉम द ड्रॉप मेनू, ठीक है, ड्रॉप मेनू जो है उसके ऊपर आपकी कैटेगरी कौन सी है वो आ जाएगी, तो वो कैटेगरी सिलेक्ट कर लो, ठीक है। जैसे आपकी कौन सी कैटेगरी होती है, जैसे आप इंडिविजुअल हो, आप HUF हो, आप कंपनी हो, ठीक है, ये सब कैटेगरी आ जाएगी। और देखो मैं आपको है ना मेरे जो कोर्स के अंदर ये पूरा जो ऑनलाइन पोर्टल है ना, पूरा ऑनलाइन पोर्टल, उसका फॉर्म कैसे भरते हैं ना, ये जितना स्टेप लिखा है ना वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके लिए थोड़ा वेट करो, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, पूरा मेरे कोर्स के अंदर ही रख दूंगा, ठीक है, कि कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं पैन कार्ड का उसका पूरा, ताकि ये पूरी प्रोसीजर आपके दिमाग में रह जाए। फिल योर इन्फॉर्मेशन केयरफुली आफ्टर डेथ, सीधी बात है, देखो आपको नाम पूछेंगे, आपका एड्रेस पूछेंगे, ये सब कुछ पूछेंगे, जितने भी डिटेल्स आपको पूछिए आप उसके हिसाब से केयरफुली उसको फिलअप कर लो। टिक मार्क द गाइडलाइंस, आप जब लास्ट में सबमिट करोगे तो आपको गाइडलाइंस पे टिक करना होता है, आपने देखा होगा ऑनलाइन फॉर्म पे ऐसे टिक करवाते हैं आपको, ठीक है, तो टिक करो। और फिर टिक करने के बाद आपको क्या करेंगे, द पेज विल देन रीडायरेक्ट पेमेंट पेजेस, ठीक है, डायरेक्टली पेमेंट पेजेस पे आपको, मतलब वो प्रोसीजर जो है आगे बढ़ेगी तो पेमेंट पेजेस पे चली जाएगी, और पेमेंट पेजेस पे आपको 93 रुपीज़ फॉर द पैन कार्ड, और इफ़ यू सिलेक्टेड 49AA, मतलब अगर आप फॉरेनर हो तो आपको इतना पैसा भरना पड़ेगा 864 रुपीज़, और अगर इंडियन रेजिडेंट हो, मतलब इंडियन सिटीजन हो, तो फिर आपको 93 रुपीज़ पे करना। यू कैन पे विद द क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सीधी बात है, ये तो सब आपको पता ही है। आफ्टर द सक्सेसफुली सबमिट अ पैन कार्ड एप्लीकेशन यू विल रिसीव द एक्नॉलेजमेंट नंबर। जैसे आपने कभी अपना यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा होगा तो आपको पता है सबमिट करने के बाद आपको एक फेस रिसिप्ट जनरेट होती है, वैसे यहाँ पर भी देखो पेमेंट कर रहे हो तो रिसिप्ट तो जनरेट होगी होगी। जैसे आपने मेरी एप्लीकेशन पे पेमेंट किया, ठीक है, जब सब्सक्रिप्शन लिया तो वहाँ पर भी एक रिसिप्ट पेमेंट की आपको मिल जाती है, ठीक है, मतलब आपको एक बिल मिल जाता है, उसको एक्नॉलेजमेंट बोलेंगे। मतलब अगर आपको कल के उठ के कोई क्वेरी आती है तो उस एक्नॉलेजमेंट से आप उसको सॉर्ट आउट करवा सकते हो, ठीक है। टेक द प्रिंट आउट, ओके, इसकी प्रिंट आउट ले लो फर्दर यूज़ के लिए। ओके, अभी देखो, प्लेस अ पासपोर्ट साइज फोटो ऑन द एक्नॉलेजमेंट पेपर एंड साइन इट विथ अ ब्लैक बॉल पेन, ठीक है, ब्लैक बॉल पेन से साइन करना है। एंड मेल द एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड सेंड द रेजिडेंशियल, मतलब आपने जिस जगह पर आप रहते हो, आपने जो एड्रेस लिखा है उस एड्रेस का आपको एक प्रूफ, एक मतलब आपकी आईडी प्रूफ जिसको बोलते हैं, अदर सपोर्टेड डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है, एंड अलोंग विद द रिसिप्ट, ये जो आपने रिसिप्ट पेमेंट किया उसके साथ आपको सबमिट करवा देना। एंड विद इन 15 डे ऑफ द डेट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, 15 दिन, ठीक है, आपने जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन किया, सबमिट कर दिया अपने डॉक्यूमेंट को, 15 दिन के अंदर अंदर आपको क्या मिल जाएगा, आपका पैन कार्ड नंबर मिल जाएगा। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर 15 दिन के अंदर अंदर ये काम कर देना, ठीक है, ये जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट करवा रहे हो 15 दिन के अंदर अंदर आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देना। एंड आफ्टर योर डॉक्यूमेंट हैव बीन सक्सेसफुली वैलिडेट, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है ना वो आपका डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करेंगे, रेसिडेंशियल प्रूफ, आइडेंटिटी, ठीक है, जो आपकी आईडी प्रूफ दोगे, ये 15 दिन के अंदर अंदर आपको ये सब डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देने हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ये वैलिडिटी चेक करेंगे कि यार आपने जो एड्रेस सेंड किया वो वैलिड है, वो सेम एड्रेस है,
ठीक है, आपका नाम चेक कर लेंगे, जो भी उनको वेरीफाई करना है वो चेक कर लेंगे। एंड यू विल बी सेंट पैन कार्ड नंबर टू द योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। ठीक है, आपको एक पैन कार्ड नंबर की जो आपका जो एक कार्ड है वो आपके घर के एड्रेस पर डिलीवर हो जाता है, लेकिन जैसे आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता है ना, वैसे आपके मोबाइल नंबर पे पैन कार्ड का नंबर आ जाता है, ताकि आपको अगर इमरजेंसी में वो नंबर किसी को देना है, अर्जेंट है, तो आप दे सकते हो। और एक पैन कार्ड का जो कॉपी है वो आपके मेल आईडी पे आ जाता है। अगर आपने मेल आईडी डाला है फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे, तो वहाँ पर आपको मेल पे वो पैन कार्ड की एक कॉपी आ जाती है। ठीक है, और अर्जेंट होता है तो आप उस कॉपी को भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वैसे थोड़े दिन में पैन कार्ड भी आ जाता है आपके पास। तो ये आपकी ऑनलाइन प्रोसीजर थी। ठीक है, जो आपको 4 मार्क्स में यूनिवर्सिटी ने पूछा था। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।